दोस्तों, भारतीय संसद देश की लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये वो संस्था है जो लोकतंत्र के मूल तत्वों को सच्चाई और न्याय के माध्यम से प्रकट करती है। संसद द्वारा बनाए गए कानून, नीतियां और निर्णय देश की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को निर्देशित करते हैं। इस पॉडकास्ट में हम भारतीय संसद के अविच्छिन्न महत्व को और उसके कार्यों को विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर और आप सुन रहे हैं जीके विद जौहर, अल्फा डिफेंस करियर एकेडमी की प्रस्तुति। अब हम जानते हैं पहले भारत के संसद के बारे में। दोस्तों, संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत के नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव वर्ष 1951-52 के दौरान हुआ था और पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। यह भारत के राष्ट्रपति और दो सदनों, लोकसभा यानी कि लोगों का सदन और राज्यसभा, राज्यों की परिषद से बना है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को बुला सकता है या स्थगित कर सकता है या लोकसभा को भंग कर सकता है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। भारतीय संसद भवन को 1912-1913 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। इसे 1927 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के लिए खोला गया था। अब हम बात करेंगे भारतीय संसद के सदस्य के बारे में। दोस्तों, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है। यह भाग 5 के अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक। भारतीय संसद के सदस्यों का विवरण अब हम आगे बात करते हैं। पहला है राज्यसभा। दोस्तों, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। 238 सदस्य राज्य द्वारा चुने जाते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नामित किया जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है और भंग नहीं होता है। हालांकि राज्यसभा के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए चुने गए सदस्य होते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। आइए अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा या संसद का निचला सदन उन लोगों के प्रतिनिधियों से बनता है जो प्रत्यक्ष चुनाव के बाद यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पर चुने जाते हैं। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्य और एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। दोबारा सुनिए ध्यान से। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्य और एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा के सदस्य अपनी सीट पर 5 साल तक या जब तक मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग नहीं हो जाती तब तक बने रह सकते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को भी नामित किया था, लेकिन 95 संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह प्रावधान केवल 2020 तक ही मान्य था। आइए अब बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और संसद की बैठकों में भाग नहीं लेता है, लेकिन वह संसद का एक अभिन्न अंग है। वो राष्ट्र का मुखिया होता है और देश में सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी होता है। संसद के निर्वाचित सदस्य, जिसे हम सांसद कहते हैं, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिसे विधायक कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आइए जानकारी लेते हैं संसद भवन के बारे में। पार्लियामेंट हाउस, जिसे संसद भवन भी कहा जाता है, नई दिल्ली में स्थित है। इसे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। भवन के निर्माण में 6 साल लगे। उद्घाटन समारोह 18 जनवरी 1927 को भारत के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। संसद भवन की निर्माण लागत रुपया 8.3 मिलियन थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। 3 साल से कम समय में नई संसद बनकर तैयार हो गई।
त्रिकोणीय आकार की 4 मंजिला यह इमारत 64,500 वर्ग मीटर में फैली है। पुरानी संसद से नई संसद भवन लगभग 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। अत्याधुनिक तकनीक से तैयार इस भवन पर भूकंप का असर नहीं होगा। नई संसद भवन को बनाने में 1200 करोड़ की लागत आई है, जो पहले अनुमानित लागत 971 करोड़ रुपए तय थी। अब हम बात करेंगे भारत की संसद के कार्य के बारे में। दोस्तों, संसद के कार्यों को कई श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि विधायी कार्य, कार्यकारी कार्य, वित्तीय कार्य आदि। आइए जानते हैं विधायी कार्य के बारे में। संसद उन सभी मामलों पर कानून बनाती है जिनका उल्लेख संघ और समवर्ती सूची में किया गया है। समवर्ती सूची के मामले में जहां राज्य विधानसभाओं और संसद का संयुक्त अधिकार क्षेत्र है, संघ का कानून राज्यों पर लागू रहेगा जब तक कि राज्य के कानून को पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति नहीं मिली हो। हालांकि संसद किसी भी समय राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून में कुछ जोड़ सकती है या संशोधन कर सकती है। संसद निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य सूची के मामलों पर कानून पारित कर सकती है, जैसे कि यदि कोई आपातकाल लगा हो या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, तो संसद राज्य सूची के मामले पर भी कानून बना सकती है। और संसद राज्य सूची के मामले पर कानून बना सकती है यदि संसद का ऊपरी सदन अपने वर्तमान सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करता है और मतदान करता है, तो संसद के लिए आवश्यक है कि वो राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाए। और संसद राज्य सूची के मामले पर कानून पारित कर सकती है यदि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या विदेशी शक्तियों के साथ संधियों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है, और यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं इस आशय का प्रस्ताव पारित करती हैं कि राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामलों पर संसदीय कानून होना श्रेयकर है, तो संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। आइए अब हम बात करते हैं कार्यकारी कार्य के बारे में, कार्यपालिका पर नियंत्रण के बारे में। दोस्तों, सरकार के संसदीय रूप में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए संसद कई उपायों द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। नंबर 1, अविश्वास प्रस्ताव से संसद कैबिनेट यानी कि कार्यकारिणी को सत्ता से बाहर कर सकती है यदि किसी बजट या किसी अन्य विधेयक के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर सकती है जो कैबिनेट द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। दूसरा, संसद सदस्य मंत्रियों से उनके कार्यकाल और आयोगों पर सवाल पूछ सकते हैं। सरकार की ओर से किसी भी तरह की चूक को संसद में उजागर की जा सकती है। तीसरा, संसद मंत्री के आश्वासन पर एक समिति नियुक्त करती है जो मंत्रियों द्वारा संसद में किए गए वादों को पूरा होने या नहीं होने पर नजर रखता है। नंबर 4, निंदा प्रस्ताव। सरकार की किसी भी नीति को दृढ़ता से अस्वीकार करने के लिए सदन में विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा एक निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसे केवल लोकसभा में ही स्थानांतरित किया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त करना होता है। अविश्वास प्रस्ताव के मामले से भिन्न इसमें यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती है। कट मोशन या कटौती प्रस्ताव। इस प्रस्ताव का इस्तेमाल सरकार द्वारा लाए गए वित्तीय विधेयक में किसी भी मांग का विरोध करने के लिए किया जाता है। आइए हम अब जानकारी लेते हैं वित्तीय कार्य के बारे में। जब वित्त की बात आती है तो संसद को सर्वाधिक अधिकार होता है। संसद से अनुमोदन के बिना कार्यकारी एक पाई भी खर्च नहीं कर सकते। कैबिनेट द्वारा तैयार किया गया केंद्रीय बजट संसद द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कर लगाने के सभी प्रस्तावों को भी संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। संसद की 2 अस्थायी समितियां लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति हैं जो इस बात की जांच करती हैं कि विधायिका द्वारा दिए गए धन को किस प्रकार खर्च किया गया है। अब जानिए संशोधन की शक्तियों के बारे में। संसद के पास भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों के पास समान शक्तियां हैं। संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित करना होता है। चुनावी कार्य के बारे में जानते हैं।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी संसद भाग लेती है। राष्ट्रपति का चुनाव करने वालों में अन्य के साथ दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके और लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। न्यायिक कार्य के बारे में जानकारी लेते हैं। सदन के सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार हनन के मामले में संसद के पास उन्हें दंडित करने की शक्तियां हैं। विशेषाधिकार का उल्लंघन सांसदों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार में से किसी का उल्लंघन है। नंबर 1, सदस्य द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव को तब लाया जाता है जब उसे लगता है कि कोई सदस्य या मंत्री ने सदन के विशेषाधिकार का हनन किया है। दूसरा, संसद द्वारा अपने सदस्यों को दंडित करने की शक्ति आमतौर पर न्यायिक समीक्षा के विषय नहीं होते हैं। तीसरा, संसद के अन्य न्यायिक कार्यों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों, महालेखा परीक्षक आदि पर महाभियोग लगाने की शक्ति शामिल है। आइए अब जानते हैं संसद के सत्र के बारे में। भारतीय संसद का एक संसद सत्र वो अवधि है जिसके दौरान देश के प्रबंधन के लिए सदन लगभग हर दिन बैठती है। आमतौर पर एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। संसद सत्र के लिए संसद के सभी सदस्यों को बुलाने की प्रक्रिया को संसद सत्र बुलाना कहा जाता है। राष्ट्रपति संसद सत्र बुलाता है। नंबर 1, संसद का बजट सत्र फरवरी से मई के बीच होता है। नंबर 2, संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच होता है। संसद का शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में होता है। आइए जानते हैं संसद का बजट सत्र क्या होता है। संसद का बजट सत्र फरवरी से मई तक आयोजित होता है। 2017 के बाद से केंद्रीय बजट हर साल फरवरी के पहले दिन पेश किया जा रहा है। इससे पहले इसे फरवरी के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता था। वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद सभी सदस्य बजट के विभिन्न प्रावधानों और कराधान से संबंधित मामलों पर चर्चा करते हैं। अधिकतर बजट सत्र के 2 अवधियों में विभाजित होता है जिनके बीच 1 महीने का अंतर होता है। सत्र दोनों सदनों के राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। आइए जानते हैं संसद के मानसून सत्र के बारे में। नंबर 1, संसद का मानसून सत्र हर साल जुलाई से सितंबर तक आयोजित किया जाता है। नंबर 2, यह बजट सत्र के 2 महीने के बाद शुरू होता है। नंबर 3, इसमें सार्वजनिक हित के मामलों पर चर्चा होती है। आइए जानते हैं संसद के शीतकालीन सत्र के बारे में। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के मध्य से दिसंबर के मध्य तक आयोजित किया जाता है। यह तीनों सत्रों में सबसे छोटा सत्र है। यह सत्र उन मामलों को उठाता है जिन पर पहले विचार नहीं किया जा सका था और संसद के दूसरे सत्र के दौरान विधायी कार्य की अब्सेंस के लिए मेकअप किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में। आप किसी और टॉपिक पे अगर जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। पॉडकास्ट को लाइक कीजिएगा और अपना प्यार जताइएगा और आपके दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।